गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम EL 305 पावर एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह सीरीज़ कनेक्शन ऑफ SCR पर ही है और यह इस टॉपिक का सेकंड पार्ट है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने सीरीज़ कनेक्शन ऑफ SCR के बारे में जाना था और ये भी जाना था कि किस प्रकार से स्टैटिक इक्वलाइजेशन किया जाता है सीरीज़ कनेक्शन ऑफ SCR के लिए। आज हम बात करेंगे डायनामिक इक्वलाइजेशन की। और इससे पहले वाला जो लेक्चर है जिसमें मैंने सीरीज़ कनेक्शन ऑफ SCR तथा स्टैटिक इक्वलाइजेशन के लिए जो चर्चा की थी उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रदान कर दूंगा। तो आइए बात करते हैं डायनामिक इक्वलाइजेशन की। देखिए, इससे पहले वाले जो लेक्चर में हमने जो ये वाला ऊपर वाला क्षेत्र था यानी कि SCR के लिए किस प्रकार से स्टैटिक इक्वलाइजेशन किया जाता है जिसके लिए रेजिस्टेंस R का मान निकाला था हमने। तो आज हम निकालेंगे कैपेसिटेंस C का मान और डायनेमिक इक्वलाइजेशन क्यों करते हैं, इसका क्या कारण होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, एक रेजिस्टेंस लगाया जाता है SCR के पैरेलल में, परंतु स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो रेजिस्टेंस है उसके द्वारा हम क्या बोलते हैं, जो वोल्टेज डिवीजन है किसी भी जब SCR एक से अधिक SCR को स्ट्रिंग यानी कि श्रेणी क्रम में जब जोड़ा जाता है तो उसके द्वारा केवल रेजिस्टेंस उस रेजिस्टेंस के द्वारा केवल वोल्टेज को विभाजित कर दिया जाता है इक्वली, परंतु यह विभाजन टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ के दौरान इक्वल मात्रा में नहीं हो पाता है। यानी कि जब हम इसे टर्न ऑन एवं टर्न ऑफ कराएंगे तो इस रेजिस्टेंस के द्वारा जो केवल जो वोल्टेज डिवाइड किया गया था फिर भी उसमें अंतर आएगा। यानी कि जब SCR डायनेमिक मोड में है अर्थात चलित मोड में हो तो यह रेजिस्टेंस केवल अकेले तौर पर काफ़ी नहीं होता है इक्वल वोल्टेज डिवीज़न के लिए। तो यानी कि हम बात करें ट्रांजिएंट कंडीशन जो होती हैं, इन दिस ट्रांजिएंट कंडीशन यानी कि जो ट्रांजिएंट कंडीशन है उसमें जो इक्वल वोल्टेज जो है वो मेंटेन करने के लिए एक डिवाइस लगाई जाती है जिसे हम कैपेसिटर बोलेंगे और उसके साथ साथ वो हर एक SCR के पैरेलल में लगाई जाती है। ठीक है, यानी कि इन दिस ट्रांजिएंट कंडीशंस टू मेंटेन द इक्वल वॉल्यूम, ट्रांजिएंट कंडीशन अर्थात टर्न ऑन और टर्न ऑफ जो प्रक्रिया है उसमें इक्वल मात्रा में जो वोल्टेज है प्रत्येक SCR पर लगाने के लिए एक कैपेसिटर लगाया जाता है SCR के पैरेलल में और उसके साथ में एक रेजिस्टर भी लगाया जाता है। यह एक प्रकार का क्या है, स्नबर सर्किट की भांति ही होता है जिसे हम डायनेमिक इक्वलाइजिंग सर्किट कहते हैं। और कैसा दिखता है आपको दिखा देता हूँ मैं। देखिए, इस प्रकार से ये दिखेगा आपका डायनेमिक इक्वलाइजेशन। देखिए यहाँ SCR आपका ये है इसी SCR1, जैसे हमने दो SCR को श्रेणी क्रम में लगाया है तो ये तो हमारा क्या हो गया स्टैटिक वाला। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए एक SCR जो कैपेसिटर है प्रत्येक SCR के पैरेलल में, ये देखिए बिल्कुल पैरेलल में लगा हुआ है, ये SCR है आपका और उसके जस्ट पैरेलल में यहाँ पे देखिए कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है। साथ ही साथ कैपेसिटर के साथ क्या लगा हुआ है, एक डायोड और एक रेजिस्टेंस। तो यह इस प्रकार का जो सर्किट होता है वो कहलाता है, ये पूरा सर्किट क्या कहलाएगा आपका डायनेमिक इक्वलाइजिंग सर्किट, यानी कि डायोड, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस। इसमें मुख्य कार्य कैपेसिटर का है और रेजिस्टेंस का कार्य क्या होता है, रेजिस्टेंस का कार्य ये होता है कि यह जो कैपेसिटर के द्वारा डिस्चार्ज करंट है उसको लिमिट करने का कार्य करता है। और डायोड का काम भी क्या है, जब फॉरवर्ड मोड में यानी कि जब फॉरवर्ड बायस रहेगा डायोड अर्थात जब कैपेसिटर चार्ज होगा तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस होकर रेजिस्टेंस R1 को क्या कर देगा, बाईपास कर देगा, यानी कि शॉर्ट सर्किट कर देगा। ठीक है, तो ये थी मैंने कहा जैसे कि यह एक तरह का क्या है, एक तरह से क्या है, एक स्नबर सर्किट के भांति कार्य करता है। स्नबर सर्किट में आपने देखा होगा SCR के पैरेलल में कैपेसिटर लगाते हैं, साथ ही साथ उस कैपेसिटर के सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो एक प्रकार से क्या है, एक स्नबर सर्किट ही है और इसे हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक इक्वलाइजिंग सर्किट। क्या डिफरेंस है, केवल यहाँ पे एक डायोड, हमने एक अतिरिक्त डायोड लगा दिया है रेजिस्टेंस के जस्ट पैरेलल में।
तो वो रेजिस्टेंस को बाईपास कर देता है जब कैपेसिटर को चार्ज किया जा रहा होता है। ठीक है, तो इस डायोड का काम देख लीजिए आप, क्या है डायोड का काम। एडिशनल डायोड कैन आल्सो बी यूज टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ डायनेमिक इक्वलाइजिंग सर्किट। वो कैसे, आइए देखते हैं। अब देखिए डायनेमिक इक्वलाइजिंग सर्किट की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि रजिस्टर की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जब SCR को हम वोल्टेज प्रदान करते हैं, स्ट्रिंग जो उसे वोल्टेज प्रदान किया जाता है, तो इक्वली प्रत्येक SCR में विभाजित हो जाए। यानी कि 6 SCR जैसे मान लीजिए मैंने लगा रखे हैं, तो 100 अगर मैं 1000 वोल्ट दे रहा हूँ तो प्रत्येक SCR पे बराबर मात्रा में वोल्टेज विभाजित हो जाए। इस वजह से हमने वहाँ पे एक रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाया होता है। परंतु जब SCR को टर्न ऑन किया जाता है और टर्न ऑफ किया जाता है, उस समय SCR में कुछ पैरामीटर्स होते हैं, वो उनकी मैं बात करता हूँ क्या क्या हैं। देखिए सभी SCR के कोई भी आइडेंटिकल सभी SCR जो बहुत से SCR होते हैं उनके जो डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक रूप से समान नहीं होते हैं। यानी कि SCRs डू नॉट हैव आइडेंटिकल डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि उनके टर्न ऑन टाइम एवं टर्न ऑफ टाइम में थोड़ा अंतर होता है। मान लीजिए 2 SCR हैं, तो एक SCR जल्दी ऑन हो जाएगा और एक SCR दूसरा SCR थोड़ा देर से ऑन होगा। तो यह डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है। यानी कि ऑन ऑफ की प्रक्रिया और साथ ही साथ रिवर्स रिकवरी करंट या रिवर्स रिकवरी वोल्टेज, ये तीनों क्या कहलाते हैं, डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक कहलाते हैं। तो इस केस में इन सच केसेस द सीरीज कनेक्टेड SCR विल हैव अनइक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि अगर इस प्रकार से ऑन ऑफ समय में परिवर्तन हो, यानी कि एक SCR थोड़ा पहले ऑन हो जाए। अगर मान लीजिए मैं 2 SCR स्ट्रिंग में लगाता हूँ, मान लीजिए मैं 2 SCR स्ट्रिंग में लगा रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए अभी 2 SCR देख सकते हैं। ठीक है, इनमें से एक SCR क्या है, SCR1 का टर्न ऑन टाइम थोड़ा कम है, यानी कि SCR1 फास्ट है SCR, और SCR2 का टर्न ऑन टाइम थोड़ा स्लो है। यानी कि अगर जब इन्हें स्ट्रिंग वोल्टेज VS अप्लाई किया जाएगा तो SCR1 क्या होगा, समय उसका टर्न ऑन समय कम होने के कारण SCR1 क्या होगा, जल्दी ऑन हो जाएगा और SCR2 नहीं होगा। मान लीजिए एक समय लेते हैं T1 पे क्या हुआ, दोनों को हमने गेट, जैसे इसकी चर्चा करते हैं यहाँ पर। मान लीजिए SCR1 और दोनों का क्या है, टर्न ऑन टाइम में अंतर है। SCR1 T1 समय पे ऑन होगा और जो SCR2 है T1 प्लस डेल्टा TD पे ऑन होगा। यानी कि जो SCR1 तो आपका हो जाएगा T1 पर और SCR2 होगा आपका T1 डेल्टा TD। तो ये डिफरेंस इन दोनों के टर्न ऑन टाइम है, जो आप यहाँ देख सकते हैं, ये डेल्टा TD दोनों के ऑन समय में अंतर है। ठीक है, तो T1 जब हम T1 समय आएगा, अभी SCR दोनों ऑफ अवस्था में, जब T1 समय आएगा तो दोनों के गेट पल्स पे क्या दिए जाएगा, आप गेट पल्स पे क्या देंगे, दोनों के गेट पल्स पे आप गेट सिग्नल अप्लाई करेंगे T1 समय पर। तो T1 समय पे कौन सा SCR ऑन हो जाएगा, SCR1, और उसका थोड़ा समय बाद ही SCR1 का जो वोल्टेज है, देखिए पहले तो क्या हुआ, जब हम इसको वोल्टेज अप्लाई करेंगे VS, जैसे ही वो ऑफ अवस्था में रहेगा तो दोनों पर क्या होगा, बराबर मात्रा में वोल्टेज विभाजित हो गया। स्टैटिक वोल्टेज जो स्टैटिक रेजिस्टेंस के द्वारा VS/2 वोल्टेज क्या हो गया, बराबर मात्रा में विभाजित हो गया। परंतु जैसे टर्न ऑन की बारी आती है तो T1 समय पर SCR1 तो ऑन हो गया। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ SCR, ये देखिए ये SCR क्या है, 1 की ऑन कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, SCR1 इस समय पे T1, ये जो 1 वाला जो आप देख सकते हैं वेवफॉर्म बन रही है, इसमें दोनों के लिए दिखाई, ये वाली तो 1 वाली है और ये 2 वाली है। तो ये है आपका T1 समय पर हमने SCR1 को ऑन किया। तो SCR1 जैसे ही ऑन हुआ तो इसके अंतर्गत जो वोल्टेज था, जो VS/2, वो धीरे से क्या हो गया, VS/2 ऑन होने की वजह से क्या हो गया, टेंस टू हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो यानी कि ये 0 हो गया तो सारा का सारा वोल्टेज कहाँ आरोपित हो गया, कहाँ हो गया, इस जगह पे, किस पे आरोपित हो गया, सेकंड SCR पर। तो यानी कि अब सेकंड SCR को कितना वोल्टेज मिलेगा, तो सेकंड SCR को वोल्टेज मिलेगा, वो मिलेगा VS, और यह VS इस SCR के ब्रेक और वोल्टेज से अधिक है। किसके, 2 वाले SCR के ब्रेक और वोल्टेज से अधिक है। इस कारण क्या होगा, डेल्टा TD, यानी कि थोड़ा समय बाद, यानी डेल्टा TD के समय अंतराल बाद SCR2 भी ऑन हो गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हमारे जो सीरीज़ में SCR जुड़े थे उसमें से एक SCR थोड़ा देर से चालू हो रहा है और एक SCR पहले चालू हो रहा है। तो इससे हमारा जो स्ट्रिंग हमने जोड़ी SCR की, यानी सीरीज़ में जोड़ा, उसका हमें कोई लाभ नहीं मिला, क्योंकि अगर एक SCR हमारा देर से चालू होगा तो आपकी इससे पूरे सर्किट में काफ़ी ज़्यादा डिफेक्ट ये उसकी कार्यप्रणाली
सही नहीं होगी। ठीक है, तो अब देखिए, और पहली बात तो वो जिस समय ऑन होना चाहिए तो उस समय ऑन नहीं हुआ। मान लीजिए इसका ब्रेक और वोल्टेज से अधिक है और वो ब्रेक और वोल्टेज के द्वारा ऑन हुआ है, क्योंकि इसका जो सारा वोल्टेज था वो अब किस पे आरोपित होगा, इस पे। तो यह इस वजह से डायनेमिक यानी कि टर्न ऑन टाइम समय होने की वजह से SCR एक SCR देरी से ऑन हुआ, तो इससे स्ट्रिंग की कार्यप्रणाली प्रभावित हुई। तो इस चीज़ को बचने के लिए हमें डायनेमिक इक्वलाइजेशन करना पड़ता है, यानी कि टर्न ऑन रहते हुए भी, यानी कि जब SCR को ऑन करा जाए तो दोनों के जितने भी SCR जुड़े हुए हैं उन्हें समान मात्रा पे क्या बोलते हैं वोल्टेज मिले और वो सभी एक साथ क्या हों, प्रारंभ हों। तो इस चीज़ के लिए क्या हुआ, डायनेमिक इक्वलाइजेशन करा जाता है। डायनेमिक इक्वलाइजेशन के लिए हमें कैपेसिटर, रजिस्टर और एक डायोड लगाना पड़ता है। और दूसरा कारण क्या होगा, देखिए टर्न ऑफ टाइम में क्या होगा, देखिए ड्यूरिंग टर्न ऑफ भी क्या होगा। देखिए आप मान लीजिए SCR अभी 1 क्या है, उसी प्रकार से SCR 1 का टाइम हम क्या लेते हैं, टर्न ऑफ टाइम भी क्या लेते हैं, SCR 2 की अपेक्षा कम है, यानी कि SCR 1 वापस से क्या होगा, आपका जल्दी ऑफ हो जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा, जो रिवर्स रिकवरी जो करंट है अभी तक भी सर्किट में प्रवाहित होगा, यानी कि लीकेज धारा, यानी कि SCR 2 अभी भी क्या है, यानी कि SCR 2 तो क्या होगा, SCR 1 तो क्या होगा आपका, मान लीजिए T2 समय लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ वेवफॉर्म में देख सकते हैं, ये हमारी क्या है, इसकी टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ आप देख सकते हैं जब हमें इनको ऑफ करना चाहेंगे तो T1 समय पर SCR 1 क्या हो गया, ऑफ होने लग गया और ऑफ होने लग गया, परंतु SCR 2 का टर्न ऑफ समय अभी ज़्यादा है, तो उसका जो ज़्यादा होने की वजह से अभी भी उसमें रिवर्स रिकवरी वोल्टेज की ज़्यादा मात्रा लगेगी, यानी कि जो उसके अंदर चार्ज कैरियर्स हैं जो P से N में गए हुए थे और N से जो इलेक्ट्रॉन से P में गए हुए थे वो अभी भी अपने निर्धारित स्थान पे नहीं पहुँचे, इस वजह से अभी भी उसमें रिवर्स रिकवरी करंट प्रवाहित हो रहा है। तो इस वजह से भी क्या हुआ, आपका जो रिवर्स रिकवरी प्रवाहित होने की वजह से उसमें भी कुछ चार्ज बाकी है, यानी उस चार्ज बाकी होने की वजह से क्या होगा, वह चार्ज क्या होगा, वह चार्ज उसमें एक वोल्टेज इंड्यूस करेगा, यानी कि उसमें कुछ चार्ज बाकी है तो वह चार्ज क्या होगा, कुछ वोल्टेज इंड्यूस करेगा। तो वो वोल्टेज देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो ग्राफ बना हुआ है उसके द्वारा आप देख सकते हैं यहाँ वो वोल्टेज इंड्यूस करेगा और अभी भी टर्न ऑफ रहते समय भी एक SCR में कुछ वोल्टेज अभी आरोपित करना बाकी है जिससे वह ऑफ होगा। तो यह दो डिफरेंस होने के कारण हमें क्या करते हैं, डायनेमिक इक्वलाइजिंग सर्किट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो डायनेमिक इक्वलाइजिंग सर्किट होता क्या है उसमें हमने अभी चर्चा करी। क्या एक देखिए इसका उपयोग क्या होता है, सबसे पहले ड्यूरिंग टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ प्रोसेस के दौरान हम क्या करते हैं, तो ये था हमारा डायनेमिक इक्वलाइजिंग सर्किट की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अब आइए उस इक्वलाइजिंग सर्किट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ड्यूरिंग टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द रिवर्स बायस जंक्शन डिटरमाइंस द वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस SCR इन सीरीज कनेक्टेड स्ट्रिंग। तो इसका कहने का अर्थ है कि टर्न ऑन और टर्न ऑफ प्रक्रिया के दौरान जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस किसका, डिवाइस का खुद का कैपेसिटेंस, अर्थात जो रिवर्स बायस जंक्शन है उसमें रिवर्स बायस जंक्शन में जो आयंस होते हैं उसका एक कैपेसिटेंस होता है और वही ये निर्धारित करता है कि SCR में कि जो सीरीज़ है, सीरीज़ में जुड़े हुए SCR है उनके अंतर्गत किस प्रकार से वोल्टेज विभाजित होगा। और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, प्रत्येक SCR के अक्रॉस यानी कि पैरेलल में कैपेसिटर लगा देते हैं, यानी कि इस कैपेसिटेंस जो रिवर्स बायस जंक्शन का जो कैपेसिटेंस है उसको बराबर करने के लिए हम प्रत्येक SCR के पैरेलल में क्या लगाते हैं, एक कैपेसिटर लगाते हैं जो रिवर्स बायस जंक्शन के जो कैपेसिटर है उसके साथ पैरेलल संयोजन बनाते हुए प्रत्येक SCR को टर्न ऑन एवं टर्न ऑफ समय के दौरान बराबर मात्रा में वोल्टेज प्रदान करे। तो यह कैपेसिटर कहलाता है आपका इक्वलाइजिंग कैपेसिटर। और इस कैपेसिटर की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से प्रयुक्त कराने के लिए एक रेजिस्टेंस लगाया जाता है जिसे हम कहते हैं डैम्पिंग रेजिस्टेंस। वो क्यों लगाया जाता है देखते हैं। ये देखिए यह आपका क्या है, इक्वलाइजिंग सर्किट है। कैपेसिटर आपने लगाया तो ये कैपेसिटर क्या होता है,
जब ये हम टर्न ऑन समय के दौरान जब एस को ऑन करेंगे उससे पहले कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा, और चार्ज होने के साथ साथ यह इसके अंदरूनी कैपेसिटेंस के बराबरी से वोल्टेज विभाजित करेगा। परंतु जब यह कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो डिस्चार्ज होने के कारण क्या होगा, इसके द्वारा धारा प्रवाहित की जाएगी और किसको दी जाएगी, एस को दी जाएगी। और देखिए अगर इसके साथ कोई भी ऐसा लिमिटिंग डिवाइस यानी कि रेजिस्टेंस नहीं लगा हो तो जो di/dt रीडिंग होती है यानी कि जो धारा है इसके द्वारा प्रवाहित होगी वो एस को दी जाएगी और वो काफ़ी ज़्यादा हाई मात्रा में दी जाएगी। तो एस को क्या होता है, यानी कि एस हमारा डैमेज हो सकता है इस हाई di/dt रीडिंग की वजह से। तो इस हाई di/dt रीडिंग और डिस्चार्ज करंट को लिमिट करने के लिए क्या लगाया जाता है, यह डैम्पिंग रजिस्टर लगाया जाता है, जिसे हम RC या डैम्पिंग रजिस्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, और देखिए कैपेसिटर फेथफुली चार्ज हो सके यानी कि कैपेसिटर आसानी से चार्ज हो सके, इस वजह से हम क्या करते हैं, इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में डायोड लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए कैपेसिटर चार्ज हो रहा है इस एस के द्वारा, तो इस यह डायोड के फॉरवर्ड बाइस होने के कारण इस रेजिस्टेंस को क्या कर देगा, शॉर्ट कर देगा। तो इस कैपेसिटर बहुत बिल्कुल शीघ्रता से चार्ज हो जाएगा और इस इक्वलाइजिंग सर्किट में जो टाइम डिफरेंस है वह मेंटेन रहेगा। तो यह इक्वलाइजिंग सर्किट है, इसके विभिन्न कंपोनेंट का यह कार्य रहता है। आइए इक्वलाइजिंग सर्किट के लिए हमें जो अब क्या देखना है कि कैपेसिटेंस C का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। अब देखिए आप देख सकते हैं इस सर्किट में, देखिए डायनेमिक इक्वलाइजेशन की आवश्यकता पड़ी। ये तो आपका स्टैटिक इक्वलाइजेशन हो गया। अब मान लीजिए रिवर्स रिकवरी करंट प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, आपका एक एस क्या है, अभी एक एस आपका, जैसे मान लीजिए 2 एस हैं, एक एस आपका पूरी तरह से ऑफ हो चुका है, SCR1 इसका टर्न ऑफ समय कम था, इस वजह से ये ऑफ हो चुका है। पर SCR2 अभी भी ऑफ नहीं है और इसका जो क्या है, इसका क्या है, अभी भी रिवर्स धारा इसके द्वारा प्रवाहित हो रही है जो इस परिपथ के द्वारा आपको दिख रही है। अगर मान लीजिए यहाँ पे स्टेट जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं होता तो क्या होता, डायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं होता तो ये जो धारा थी वो आपके SCR1 से भी प्रवाहित होती। परंतु आप देख सकते हैं SCR1 क्या है, अभी SCR1 अभी ऑफ है, तो ये जो धारा है वो कहाँ से जाएगी, रिवर्स धारा क्या होगी, ये रिवर्स धारा इस प्रकार से विभाजित होते हुए वापस पुनः सर्किट से बाहर निकल जाएगी। यानी कि इस कैपेसिटर के द्वारा ये रिवर्स धारा प्रवाहित होगी और इस कैपेसिटर को चार्ज करेगी। इस कैपेसिटर को चार्ज करने पे वोल्टेज इंड्यूस होगा, जो वोल्टेज किसमें मिलेगा, इस वाले SCR को। यानी जो वोल्टेज, जो चार्ज इसके द्वारा अभी संग्रहित किया हुआ है वो चार्ज कहाँ पहुँचेगा, इस कैपेसिटर पर पहुँचेगा। उस कैपेसिटर पहुँचने की वजह से वो क्या होगा, इस कैपेसिटर में चार्ज इंड्यूस होगा। वो चार्ज क्या होगा, एक वोल्टेज उत्पन्न करेगा। उस वोल्टेज का मान किसके बराबर होगा, जितना इसमें अभी चार्ज बाकी है। यानी कि इसके द्वारा अब दोनों का वोल्टेज क्या हो गया, टर्न ऑफ के समय या टर्न ऑन के समय बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से कैपेसिटर का यह उपयोग होता है। उसी प्रकार से टर्न ऑन के समय भी, परंतु इस इक्वलाइजिंग सर्किट यानी कि कैपेसिटर का मुख्य जो कार्य है वह टर्न ऑफ के समय ही होता है। ठीक है, तो यह था इसका, देखिए इस प्रकार से इसका वर्किंग सिद्धांत है। आइए बात कर लेते हैं इस कैपेसिटेंस C की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। देखिए इस कैपेसिटर की जो वैल्यू है वह किस पर निर्भर करती है, रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक पे, यानी कि टर्न ऑफ समय के लिए इसकी वैल्यू निर्भर करती है, टर्न ऑन समय से ज़्यादा टर्न ऑफ पे निर्भर करती है। अब देखिए SCR1 मानते हैं कि उसकी शॉर्ट रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक है SCR की अपेक्षा, यानी कि SCR1 SCR2 की अपेक्षा शीघ्र ही ऑफ हो जाएगा। तो इस कारण क्या होगा, SCR2 अभी भी क्या है, रिवर्स रिकवरी मोड में है, यानी कि उसके अंतर्गत अभी भी चार्ज बाकी है। और यह चार्ज डिफरेंस आपको यहाँ से दिख सकता है। देखिए चार्ज डिफरेंस है, T1 समय पर आपका SCR1 ऑफ हो चुका है। ठीक है, T1 समय पे आपका SCR1 ऑफ हो चुका है और T2 समय पे आपका SCR2 ऑफ होगा, परंतु उस समय तक उसके अंतर्गत एक चार्ज है। यह चार्ज डेल्टा Q के नाम से जाना जाएगा। डेल्टा Q अर्थात T1 में चार्ज हो गया आपका Q1 और T2 में आपका चार्ज है Q2, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, डेल्टा Q। ठीक है, यह डेल्टा Q जो चार्ज है वह आपको शेडेड रीजन में इस ग्राफ के द्वारा दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो यह किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, प्रोडक्ट ऑफ करंट, यानी जो मात्रा में उसमें रिवर्स धारा प्रवाहित हो रही है और उसमें लगने वाले समय, यानी जो चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है करंट इनटू टाइम।
तो यह डिफरेंस होगा रिवर्स रिकवरी चार्जेस ऑफ टू थायरिस्टर, यानी Q1 और Q2 के जो डिफरेंस है उसको हम डेल्टा Q से डिनोट करेंगे। तो हमारी इस अजम्पशन के आधार पर SCR1 क्या होगा, रिकवर हो जाएगा पहले और ब्लॉकिंग स्टेट में आ जाएगा, और उसके साथ साथ ब्लॉकिंग स्टेट में आने की वजह से वो किसी भी प्रकार का चार्ज के प्रवाह को क्या करेगा, अलाउ नहीं करेगा, यानी कि जो रिवर्स रिकवरी धारा है इसके द्वारा प्रवाहित नहीं होते हुए कैपेसिटर से प्रवाहित होगी। और मान लीजिए यहाँ कैपेसिटर नहीं होता तो क्या होता, ये कैपेसिटर से प्रवाहित नहीं होकर इसके द्वारा जाने की कोशिश करती, परंतु यह ब्लॉक कर देता। तो इस वजह से हमने कैपेसिटर लगाया। तो ये जो रिवर्स रिकवरी धारा है, जो चार्ज है, चार्ज के द्वारा जो धारा है वो किसके द्वारा जाएगी, इस SCR जो फास्ट SCR के लगे हुए पैरेलल में लगे हुए कैपेसिटर के द्वारा प्रवाहित होगी और इस प्रकार से सर्किट से बाहर निकल जाएगी। जिससे होगा क्या, इससे यह होगा कि यह इस कैपेसिटर को चार्ज करना प्रारंभ करेगी एवं इसमें कितना वोल्टेज इंड्यूस करा देगी, डेल्टा Q बाय C। यह वोल्टेज का फॉर्मूला है। अगर आपके पास चार्ज दे रखा है और कैपेसिटेंस C का मान दे रखा है तो आप वोल्टेज का मान निकाल सकते हैं, डेल्टा Q बाय C, क्योंकि यह इसका चार्ज डिफरेंस है। Q2 चार्ज तो है हमारा SCR1 में और Q1 चार्ज जो नगण्य है बिल्कुल वह आपका SCR1 में है, तो डेल्टा Q उसका मान आएगा। तो यह चार्ज है जो चार्ज डिफरेंस है और रिवर्स रिकवरी करंट इसके द्वारा प्रवाहित होने के कारण इसको क्या करेगा, सारे चार्ज को इस कैपेसिटर C में स्टोर कराएगा, जिससे क्या होगा, उसमें एक वोल्टेज इंड्यूस होगा, उसका मान क्या होगा, डेल्टा Q बाय C। यह वोल्टेज किसके पैरेलल में लगेगा, बिल्कुल SCR1 के। तो यह समान मात्रा में इसको वही वोल्टेज देगा जिससे ये रिवर्स रिकवरी करंट जो वोल्टेज है इक्वली आपके SCR में डिस्ट्रीब्यूट हो सके टर्न ऑफ समय में। ठीक है, तो अब इस कैपेसिटेंस C का मान कैसे निकालेंगे कि इसका मान कितना होना चाहिए प्रत्येक क्योंकि इसका यह सब SCR में सभी SCR के पैरेलल में लगेगा और इक्वल मात्रा इसका इन सभी का मान सेम रहेगा। तो उसका मान कैसे निकालते हैं देखिए, और कैसे निकालते हैं इसकी प्रक्रिया देख लेते हैं। जो कैपेसिटर C की जो चॉइस है वो किस पर बेस्ड रहेगी, पहले बात कर चुके हैं रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक पर। अब देखिए, मान लीजिए जो डेल्टा Q के द्वारा क्या है, कैपेसिटेंस C में जो चार्ज वोल्टेज इंड्यूस हुआ है किसके अक्रॉस, SCR1 के अक्रॉस, उसका मान क्या है, डेल्टा Q बाय C, यह आ चुका है। और SCR2 के अक्रॉस क्या होगा, 0। क्यों हुआ ऐसा 0, क्योंकि ये सारा का सारा चार्ज कहाँ एकत्रित हो रहा है, यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इस कैपेसिटर में कोई चार्ज इंड्यूस नहीं हो पाया। इसमें तो अगर इसमें भी कोई चार्ज इंड्यूस हो जाता तो इसमें तो ऐसे भी पहले से वो वोल्टेज और चार्ज है ही सी, तो हमें इसको इससे इक्वल करना है। तो इस वजह से इसमें ही चार्ज हमें इंड्यूस कराना है जिससे इन दोनों का वोल्टेज सेम हो सके। ठीक है, तो इसमें इसके द्वारा कोई भी चार्ज वोल्टेज इंड्यूस नहीं हुआ, तो SCR2 के अंदर क्या वोल्टेज इंड्यूस हुआ, 0। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ वोल्टेज कितना आ जाएगा, डेल्टा Q बाय C। तो यह डिफरेंस हमें क्या देगा, मान लीजिए यह चार डिफरेंस है जो टर्न ऑफ होते समय दोनों डिवाइसेस के मध्य है। ठीक है, अब मान लीजिए जो ट्रांजिएंट वोल्टेज यानी कि उस समय का जो वोल्टेज था जो SCR पर आरोपित हो रहा है वो कितना आया, वो कितना था SCR1 पर, VBM के बराबर मान लीजिए। अब देखिए डिफरेंस कितना है, SCR1 में जो वोल्टेज अब डेल्टा Q बाय C और आरोपित कर दिया हमने, तो जो SCR2 है उसमें कितना वोल्टेज आएगा, VBM माइनस डेल्टा Q बाय C। यह इसमें SCR2 में वोल्टेज डिफरेंस आ जाएगा। तो यानी कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, डेल्टा Q बाय C का। अब मान लीजिए ऐसे n SCR हो, ठीक है, n SCR हो, तो जो सबसे फास्ट SCR है उसका हमने ट्रांजिएंट वोल्टेज कितना माना है, VBM के बराबर। तो n-1 SCR जो स्लो SCR है उनका ट्रांजिएंट वोल्टेज कितना हो जाएगा, n-1 इंटू V2। जैसे कि SCR2 का वोल्टेज V2 है उसी प्रकार से n-1 का कितना हो जाएगा, n-1 इंटू V2। और V2 का मान क्या है, V2 का मान ये है, V2 बराबर VBM माइनस डेल्टा Q बाय C, वो ये हो जाएगा। तो n-1 का कितना आ जाएगा, n-1 कोष्टक में VBM माइनस डेल्टा Q बाय C। ठीक है, तो अब मान लीजिए स्ट्रिंग वोल्टेज में पूरी स्ट्रिंग का जो वोल्टेज कितना है, VS है, यानी कि टोटल वोल्टेज है जो सीरीज़ में SCR उन सबको दिया गया है। तो जो टोटल वोल्टेज किसके बराबर होना चाहिए, आप तो एक तो SCR1 के वोल्टेज यानी कि V1 के बराबर और बाकी के n-1 SCR के वोल्टेज के बराबर होना चाहिए। तो इन दोनों का योग हो जाएगा। तो अब इन दोनों की वैल्यू हम कहाँ रखते हैं, इस इक्वेशन में रखते हैं कि V1 की वैल्यू क्या थी, VBM, और इस n-1 इंटू V2 की वैल्यू क्या निकाली हमने अभी,
n-1 कोष्टक में VBM माइनस डेल्टा क्यू बाय सी। तो इसे सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, ये नीचे वाली एक्सप्रेशन मिलेगी Vs बराबर VBM प्लस n-1 इंटू VBM माइनस में n-1 डेल्टा क्यू बाय सी। ठीक है, तो Vs बराबर क्या हो जाएगा, VBM प्लस n इंटू VBM माइनस VBM और माइनस n-1 कोष्टक में डेल्टा क्यू बाय सी। तो ये आपका इक्वेशन आएगी। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो Vs बराबर क्या आ जाएगा, n-VBM, क्योंकि ये VBM से VBM कैंसिल हो गया, जो बाकी का एक्सप्रेशन क्या बचेगी, नीचे वाली एक्सप्रेशन वो ये बच जाएगी। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो कैपेसिटर C का मान क्या आएगा, यह आएगा। ठीक है, इस प्रकार से कैपेसिटर C का मान आएगा n-1 डेल्टा क्यू और n-VBM बाय Vs। ठीक है, यह आपका C का मान आएगा जो चार डिफरेंस पर निर्भर करता है। तो ये देखिए, इस प्रकार से स्ट्रिंग में SCR को लगाया जाता है और ये जो आपके SCR1 है फास्ट रिकवरी SCR है, बाकी के स्लो रिकवरी SCR है, और यह SCR बाईपास होते हुए इस कैपेसिटर से इसमें आपको चार्ज इंड्यूस कराएंगे। ठीक है, इस बार n-1 क्यों, यहाँ पे n-1 SCR हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सीरीज़ कनेक्शन ऑफ SCR पे डायनेमिक इक्वलाइजिंग सर्किट के लिए ई लेक्चर, और अगले वाले नेक्स्ट ई लेक्चर में हम आपको पैरेलल कनेक्शन के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।